अचानक स्टेडियम के भीतर का माहौल बदलने लगा। लोगों में गुस्सा अब हिंसा की शक्ल लेने लगा। मुरली कार्तिक के देखते देखते अचानक स्टेडियम की हजारों हजार समर्थकों की भीड़ मुरली कार्तिक की बीवी की ओर बढ़ने लगी। मुरली कुछ समझ पाते इससे पहले, जिसे देख हिंदुस्तान को पहला विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव ने कभी कहा था कि उन्होंने अपने 30 बरस के क्रिकेट करियर के दौरान ऐसे तेवर वाला खिलाड़ी कभी देखा ही नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 11 सितंबर बरस 1976 के रोज मदुरई में जन्मे मुरली कार्तिक की। मुरली का शुरुआती बचपन बिल्कुल सामान्य सा गुजर रहा था। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान और खेल पर कम। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई पर लगता ध्यान रिपोर्ट कार्ड्स पर बढ़ती रैंक के तौर पे नजर आने लगा। मुरली हर क्लास में फर्स्ट आने लगे। स्कूल में मुरली का नाम होने लगा और एक दिन स्कूल में चमकते मुरली के इसी नाम ने मुरली के स्कूल के खेल अध्यापक को मजबूर कर दिया मुरली से संपर्क साधने के लिए कि क्यों ना तुम स्कूल की क्रिकेट टीम में शामिल हो जाओ। तुम स्कूल में इतने मशहूर हो कि अगर तुम क्रिकेट टीम में शामिल हो जाओगे तो स्कूल के और बच्चे भी क्रिकेट टीम में शामिल हो जाएंगे। अब जब आपका स्पोर्ट टीचर खुद सामने से आपको क्रिकेट टीम में शामिल होने का न्योता दे तो आप इनकार तो करेंगे नहीं। मुरली ने भी नहीं किया, मगर हां, मुरली ने अपने गेम टीचर से यह जरूर कहा कि मेरी पढ़ाई नहीं प्रभावित होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जेनेटिक इंजीनियर बनना है, इसलिए मैं पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दूंगा, खेल पर कम। गेम टीचर ने कहा कोई बात नहीं, बस रोजाना 1 घंटा अभ्यास कर लिया करना, और क्या। मुरली ने कहा ठीक है। और यहीं से दस्तक होती है मुरली की जिंदगी में क्रिकेट की, और यह दस्तक आहिस्ता आहिस्ता जल्द ही मुरली का शौक बन जाता है। मुरली अब हर रोज बड़े शौक से उसे 1 घंटे का इंतजार करने लगे थे, जिस 1 घंटे में उन्हें क्रिकेट खेलना होता था। आहिस्ता आहिस्ता ये शौक मुरली की आदत में तब्दील हो गई और देखते ही देखते इस आदत ने चस्के का रूप ले लिया और 12 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्रिकेट मुरली का पहला इश्क बन चुका था। वो मुरली जो 6 बरस की उम्र तक महज पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई की बातें किया करते थे, वो 12 बरस की उम्र आते आते क्रिकेटर बनने का संकल्प ले चुके थे। हर रोज चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास करने जाते थे बतौर लेफ्ट आर्म पेसर, और बतौर लेफ्ट आर्म पेसर मुरली को चेन्नई के लोकल क्लब क्रिकेट में सफलताएं भी मिल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर तभी अचानक एक रोज मुरली की जिंदगी में दस्तक देती है एक शाम, जिस शाम ने मानो मुरली की जिंदगी की काया पलट करके रख दी थी। मुरली हर रोज की तरह अपने घर से स्टेडियम के लिए रवाना होते हैं, जहां सामने मैदान में अपने कोच को खड़ा देख मुरली तत्काल उनके पास जाते हैं और फिर आज के अभ्यास के बारे में पूछते हैं। मगर तभी अचानक मुरली के कोच ने मुरली का हाथ थामा और मुरली को जरा किनारे ले गए और मुरली से बोले, बेटा जानता हूं तुम्हारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर अगर मेरी मानो तो तुम लेफ्ट आर्म पेसर से बेहतर एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ये जो हाइट है ये पेसर के मुकाबले कम है। अगर लेफ्ट आर्म स्पिन कराओगे तो तुम्हारी गेंद में फ्लाइट भी अच्छी आएगी, तुम्हारी उंगली भी टर्न होती है, ज्यादा बेहतर स्पिनर बन के निकलोगे बजाय एक लेफ्ट आर्म पेसर। अब सोच के देखिए, 12 बरस के जिस बच्चे ने गैरी सोबर्स को आदर्श मान के अभ्यास करना शुरू किया हो, उसे अचानक 15 बरस की उम्र में जब वो अंडर 16 के ट्रायल के लिए तैयारियां कर रहा था, तब उसके कोच अचानक आके ये बता दें कि तुम्हें तो लेफ्ट आर्म पेसर बनना ही नहीं है, तुम्हें तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बनना है। अब वो करेगा क्या? मुरली को भी उस रोज कुछ समझ नहीं आया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सोचने पर मुरली ने तय किया कि जो उसके कोच कह रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और फिर अपने कोच के कहने पर मुरली ने बतौर लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर अभ्यास करना शुरू किया। आहिस्ता 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 करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान तो मुरली की गेंद में भी फ्लाइट आने लगी, टर्न आने लगी। मुरली ने चेन्नई के इर्द गिर्द के तमाम टॉप स्पिनर्स के घर तलाशने शुरू किए, तो बस एक ही नाम मिला, वेंकटेश राजू का, जो अपने जमाने के बेहतरीन स्पिनर हुआ करते थे। मुरली ने वेंकटेश राजू से संपर्क साधा तो वेंकटेश राजू ने मुरली को सलाह दी कि अगर एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर बनना है तो हिंदुस्तान के बेहतरीन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर से ही जाके सीखो, जो तुम्हें दक्षिण में नहीं मिलेंगे, नॉर्दर्न इंडिया में मिलेंगे। बिशन सिंह बेदी, मनिंदर सिंह जैसे स्पिनर से जाके सीखोगे तो एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बनोगे। मुरली को बात जच गई। मुरली ने अपने पिताजी से बात की, जिसके बाद पिताजी ने मुरली के भाई के साथ मुरली को दिल्ली रवाना कर दिया, जहां बिशन सिंह बेदी और मनिंदर सिंह के क्रिकेट कैंप में मुरली ने हिस्सा लिया।
उनसे कुछ ऑफ स्पिन के गुर सीखे। इसी बीच मुरली को खबर मिलती है कि दिल्ली क्रिकेट बोर्ड अंडर 16 के ट्रायल कर रहा है। मुरली को लगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस करना कतई सही नहीं है। मुरली तत्काल दिल्ली क्रिकेट के उस ट्रायल में जाते हैं, ट्रायल में हिस्सा लेते हैं, अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों को प्रभावित कर ले जाते हैं, जिसके बाद मुरली का दिल्ली की अंडर 16 टीम में चयन हो जाता है। और सोने पे सुहागा ये कि ट्रायल में सिलेक्शन के तत्काल बाद ही दिल्ली का हिमाचल प्रदेश के साथ एक मैच आयोजित था, जिसमें मुरली का अंडर 16 पदार्पण भी करा दिया गया। और अपने पदार्पण मैच के ही दौरान मुरली ने पहली पारी में 10 विकेट हासिल कर अंडर 16 क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अंकित करवा लिया। उस रोज हर किसी ने मुरली की पीठ थपथपाई थी। सबको लगा था चलो मुरली का क्रिकेट करियर आहिस्ता आहिस्ता अब अंडर 16 के सहारे परवान चढ़ने लगेगा। मगर अगले ही मैच में मुरली को खबर मिलती है कि उन्हें अंडर 16 के क्रिकेट टीम की ओर से शाबाशी मिलनी तो दूर, अगले मैच में शामिल तलक नहीं किया गया है। मुरली ने इस बाबत जब क्रिकेट अधिकारियों से सवाल पूछे तो इल्हाम हुआ कि मुरली से बेवफाई क्रिकेट बोर्ड ने नहीं की है, मुरली की खुद की उम्र ने कर दी है। क्योंकि मुरली जब अंडर 16 का ट्रायल दे रहे थे तब मुरली को यह नहीं इल्हाम था कि उनकी उम्र 15 बरस 11 महीना पूरी हो चुकी है। यह मैच खेलने के बाद अगला मैच आने तलक मुरली की उम्र 16 बरस पार कर चुकी थी। और इस तरह मुरली का अंडर 16 क्रिकेट करियर महज एक मैच तलक सीमित रह गया। तो अपना क्रिकेट करियर वो किस ओर आगे बढ़ाएं, इसी को लेकर उहापोह में फंसे हुए थे कि तभी एक रोज मुरली को कहीं से खबर लगती है कि रेलवे की क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ियों की जगह है, तो वहां सिलेक्शन की कोई गुंजाइश निकल सकती है। मुरली को तो उस रोज बस किसी भी क्रिकेट प्लेटफॉर्म की तलाश थी। तो मुरली रेलवे क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क साधते हैं, वहां ट्रायल देते हैं, जिसके बाद मुरली का सिलेक्शन रेलवे के अंडर 19 के भीतर हो जाता है। बरस 1997-98 का रणजी सत्र आता है, जिस सत्र के भीतर मुरली ने 14.98 की औसत से करीब 70 विकेट अपने नाम किए, जो अपने आप में रणजी के भीतर किसी भी खिलाड़ी का एक व्यक्तिगत इतिहास है। फिर बरस आता है 2000, ईरानी ट्रॉफी में मुरली का सिलेक्शन होता है, जहां विदर्भा के खिलाफ मुरली ने अकेले 9 विकेट अपने नाम किए थे। वो तो 10वां विकेट भी उन्हीं के नाम जाता अगर शरणदीप सिंह मौके पर आके एक विकेट ना झटक ले गए होते। मगर 9 विकेट ईरानी ट्रॉफी के भीतर भी अपने आप में इतिहास है। यह मुरली की लगातार बेहतर होती परफॉर्मेंस थी, जिसने बरस 2000 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाती टीम इंडिया के भीतर मुरली के लिए खास जगह बनाने के लिए चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया। बरस 2000 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर मुरली का भारतीय क्रिकेट टीम के भीतर पदार्पण होता है। मगर दक्षिण अफ्रीका की धरती उस रोज न जाने कैसे मूड में थी कि जिस भी नए भारतीय क्रिकेटर को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भेजा जाता था, मानो उसके करियर की समाधि उसी अफ्रीका की धरती पे बन जाती थी। दक्षिण अफ्रीका दौरे पे गए मुरली की गेंद ने मानो दक्षिण अफ्रीका की 22 गज की पट्टी को चूमते ही मुरली से बेवफाई कर ली। माने मुरली जब चाहे गेंद को ऑफ ब्रेक कराना तो गेंद लेग ब्रेक हो जाए, जब चाहे फ्लाइट कराना तो दिशा भटक जाए। माने मुरली उस दौरे में अपनी गेंद से जो कुछ कराना चाह रहे थे, उनकी गेंद वो तो हरगिज करने को तैयार नहीं थी। तो मुरली का यह दौरा विफल हो गया। और जैसा कि हम आपको बीते कई वीडियो से बता चुके हैं कि बरस 2000 से लेकर 2005 ये वो कालखंड थे जब भारतीय टीम में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की कतार इतनी लंबी थी कि अगर किसी को एक दफा मौका मिला और वो उस मौके से चूका तो फिर अगली दफा उसकी झोली में अगला मौका कब दस्तक देगा ये ऊपर वाला ही जानता था। और कार्तिक की मुट्ठी में आया ये मौका तो मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था। कार्तिक को दोबारा टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसी दौरान टीम इंडिया के भीतर भी बड़े बदलाव सामने आ रहे थे और इनमें सबसे बड़ा बदलाव था दादा का टीम इंडिया का कप्तान बनना। ये सौरभ गांगुली ही थे जिन्होंने कप्तान बनने के तत्काल बाद मुरली कार्तिक को अनिल कुंबले के साथ गेंदबाजी करने का न सिर्फ मौका दिया बल्कि मुरली को एक के बाद एक कई मौके दिए। मुरली ने इस दौरान कई यादगार प्रदर्शन भी किए, मगर फिर भी न जाने क्यों दादा मुरली से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि दरअसल जब दादा खुद नेट पे अभ्यास करते थे तो वो अक्सर मुरली कार्तिक की गेंदों पर भी अभ्यास किया करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि नेट्स के भीतर मुरली कार्तिक की गेंदों को दादा बड़ी आसानी से छक्कों चौकों में तब्दील कर दिया करते थे। माने मुरली की गेंदें खेलने में उन्हें जरा भी दिक्कत नहीं आती थी। तो दादा के जहन में कहीं ना कहीं मुरली को लेकर एक ऐसी तस्वीर बन गई थी
कि मुरली की गेंदबाजी में शायद वैसी धार नहीं है। तो दादा ने बतौर प्रयोग एक दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को टीम के भीतर शामिल किया। दादा भज्जी की गेंदों को जब अभ्यास सत्र पे खेलते थे तो दादा को वो गेंदें कार्तिक से बेहतर नजर आती थीं। तो दादा ने आहिस्ता आहिस्ता कार्तिक के बजाय भज्जी को मौके देने शुरू कर दिए। भज्जी और कुंबले की जोड़ी, एक राइट हैंड ऑफ स्पिनर और एक राइट हैंड लेग स्पिनर की जोड़ी टीम के लिए कमाल भी करने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप मुरली कार्तिक के लिए जगह टीम के भीतर बननी बंद हो गई। मगर फिर भी दादा के जहन में कहीं ना कहीं कार्तिक बने हुए थे, इसलिए जब भी भज्जी या कुंबले में से कोई एक टीम से बाहर होता, दादा तुरंत कार्तिक को नंबर देते। 2003 के वर्ल्ड कप के ठीक पहले वाली सीरीज के भीतर भी दादा ने इसी तरह मुरली को मौका दिया कुंबले के साथ गेंदबाजी कराने का। मगर 2003 वर्ल्ड कप के ऐन पहले वाली सीरीज में न जाने फिर मुरली के साथ ऐसा क्या हुआ कि मुरली की गेंदें मुरली के काबू से बाहर हो गईं, गेंदें घूमी नहीं, विकेट मुरली की झोली में आए नहीं। तो 2003 के क्रिकेट विश्व कप की टीम के फाइनल सिलेक्शन से मुरली का नाम बाहर कर दिया गया और यह मुरली के करियर के लिए बहुत बड़ा झटका था। मगर फिर भी मुरली ने हार नहीं मानी थी। मुरली डोमेस्टिक्स में मेहनत करते रहे, विकेट्स अपने नाम करते रहे, जिससे मुरली अभी रेस में बने हुए थे कि कहीं भी एक मौका मिले तो मुरली तत्काल टीम के भीतर शामिल हो जाएं। और शायद बरस 2004 वही बरस था जब आईसीसी के बनाए एक खास नियम के तहत टीम के भीतर एक अतिरिक्त ऑफ स्पिनर की जगह खाली हुई, जिस ऑफ स्पिनर के तौर पे दादा ने मुरली कार्तिक को टीम में शामिल किया। और फिर आने वाले कुछ महीने भारत स्पिनर्स की तिकड़ी के साथ मैदान पे उतरता था, कुंबले, भज्जी और मुरली कार्तिक। मगर यह भी अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। जब जब ये तीनों साथ में क्रिकेट खेलते थे तब सबसे ज्यादा विकेट न कुंबले के खाते में आते थे, न भज्जी के खाते में आते थे, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के ही खाते में आते थे। याद करिए 2004-05 की वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसका आखिरी मैच बंबई के वानखेड़े मैदान में खेला जाने वाला था। भारत सीरीज में 2-0 से पहले से ही पिछड़ चुका था। चौथा मैच वानखेड़े की पाटा गड्ढे वाली पिच पे खेला जाना था, जहां स्पिनर्स अक्सर कहर बरपाया करते थे। भारत को अपनी स्टार स्पिनर जोड़ी कुंबले और भज्जी से बेहद उम्मीदें थीं, मगर इन दोनों ने इस मैच में भारत को उतना ही निराश किया जितनी उम्मीदें भारत ने इन दोनों से लगा रखी थीं। और वहीं दूसरी ओर ये मुरली कार्तिक ही थे जिन्होंने बंबई के उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच में 7 विकेट अपने नाम लेकर ऑस्ट्रेलिया के जबड़े में फंसी हुई जीत को उसके जबड़े से खींचकर हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया था, जिसके बदले मुरली कार्तिक को उस मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मुरली को लगा अब आहिस्ता आहिस्ता टीम में उनकी जगह शायद पक्की होती जा रही है। तमाम क्रिकेट विशेषज्ञ भी यही कह रहे थे कि अब टीम के भीतर मुरली कार्तिक के जैसे खिलाड़ियों की जरूरत आन पड़ी है, जिससे कार्तिक का स्लॉट अब लगभग फिक्स था। खतरे की तलवार भज्जी की गर्दन पर लटक रही थी। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि मुरली की तकदीर मुरली के साथ ऐसा भद्दा मजाक करेगी कि जिस मैच में मुरली ने अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, वही मैच मुरली की जिंदगी का आखिरी टेस्ट मैच बन जाएगा। हां, एक टेस्ट में आपातकालीन परिस्थितियों में जब भज्जी को जबरदस्त क्रैम्प आया हुआ था, तब भज्जी के स्थान पर मुरली को जरूर शामिल किया गया था। मगर वैसे मुरली के लिए टीम के दरवाजे उसी एक टेस्ट मैच के बाद बंद कर दिए गए थे। जब 2005-06 आते आते मुरली को टीम इंडिया में मौके मिलने बंद हो गए, तो मुरली क्रिकेट की दूसरी संभावनाओं को तलाशने में लग गए। और इनमें सबसे बड़ी संभावना मुरली के सामने मुंबई खड़ी थी, काउंटी क्रिकेट, जिसके कई बड़े खिलाड़ी लगातार कई बरसों से मुरली को काउंटी क्रिकेट में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मगर तब मुरली का ज्यादा ध्यान टीम इंडिया में शामिल होने पे था। मगर अब जब टीम इंडिया के सारे दरवाजे मुरली के लिए बंद हो गए थे, तो मुरली ने भी अपना ध्यान काउंटी क्रिकेट की ओर लगा दिया। मुरली भारतीय क्रिकेट के वो इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट के भीतर 4-4 टीमों के साथ क्रिकेट खेला है। फिर चाहे वो लंकाशायर हो, चाहे समरसेट हो, चाहे समरेक्स हो या सरे हो। माने 2007-08 आते आते तो वो दौर आ चुका था जब इंग्लिश काउंटी की हर टीम मुरली को अपने हिस्से में लेना चाहती थी। उस दौर में मुरली समरसेट की ओर से खेला करते थे और समरसेट को इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में ट्रॉफी भी जितवा चुके थे। मगर इंग्लिश काउंटी की ही एक और टीम थी जो बीते कई वर्षों से मुरली से अपनी टीम में आ जाने को लेकर लगातार कोलैबोरेट कर रही थी। तो मुरली को भी लगा चलो समरसेट से तो बहुत दिनों तक खेल लिए, अब कुछ दिन सरे की ओर से खेला जाए।
तो मुरली ने समरसेट की टीम से किनारा कर लिया और अगली काउंटी में बतौर सरे के खिलाड़ी के तौर पे इंग्लिश काउंटी में शामिल हुए। पूरे इंग्लैंड में यह खबर फैल गई कि असल में मुरली कार्तिक ने समरसेट को छोड़ सरे का दामन अपनी बीवी के कहने पर थामा है। पूरे इंग्लैंड में यह अफवाह उड़ गई कि चूंकि मुरली की पत्नी समरसेट में रहने के बजाय लंदन में रहना ज्यादा पसंद करती हैं, जहां की ही टीम है सरे, इसीलिए मुरली ने समरसेट का दामन छोड़ सरे के पाले में आने का फैसला कर लिया है। तो पूरे इंग्लैंड के भीतर जहां जहां समरसेट के प्रशंसक थे या समरसेट के अधिकारी थे, हर कोई मुरली से ज्यादा उनकी बीवी से नाराज हो गया कि इन्हीं की वजह से हमारी टीम से मुरली कार्तिक चले गए और हमारी टीम का यह हश्र हो गया। मगर यह ख्याल अगर जहन में रहता तो कोई बात नहीं थी, मगर जब आपके ख्याल आपके जहन के ऊपर हावी हो जाएं और आप उन ख्यालों के काबू में आके अपने काबू से बाहर हो जाएं, तो हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका अंदाजा तो मुरली को भी नहीं था, वरना शायद मुरली उस रोज अपनी बीवी को इतने खतरे में डालते ही ना। मुरली कार्तिक खुद अपने साक्षात्कार में बयां करते हैं कि वो समरसेट वर्सेस सरे का ही मैच था। आधा मैच गुजर जाने के बाद जब गेंद दोबारा मुरली कार्तिक के पाले में आई और मुरली कार्तिक अपना रनअप लेकर जो ही रन स्टंप के पास पहुंचे, तत्काल मुरली की दाहिनी नजर ने मुरली के दिमाग को इशारा किया कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए एरन बैरो मुरली के गेंद फेंकने से पहले ही चालाकी में रन दौड़ने के लिए निकल चुके। तत्काल मार्केटिंग के क्रिकेट रूल के तहत मुरली कार्तिक ने गेंद फेंकने के बजाय गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप पे डाल दी और एरन बैरो यानी समरसेट के सबसे बड़े बल्लेबाज मार्केटिंग के तहत मुरली कार्तिक की वजह से सस्ते में चलते बने। यह समरसेट के लिए बहुत बड़ा झटका था। यूं कहें तो समरसेट की जीत की उम्मीदों पर पलीता लगने जैसा था और इसी एक विकेट के बाद तत्काल अचानक स्टेडियम के भीतर का माहौल बदलने लगा। लोगों में गुस्सा अब हिंसा की शक्ल लेने लगा। मुरली कार्तिक के देखते देखते अचानक स्टेडियम की हजारों हजार समर्थकों की भीड़ मुरली कार्तिक की बीवी की ओर बढ़ने लगी। मुरली कुछ समझ पाते इससे पहले हालात काबू से बाहर हो चुके थे। किसी तरह पुलिस की मदद से उस रोज मुरली कार्तिक की पत्नी को जबरन स्टेडियम से बाहर भगाया गया, मुरली कार्तिक के होटल भिजवाया गया। मगर जो ही पुलिस की गाड़ी होटल के दरवाजे पर पहुंची, होटल के सामने समरसेट के प्रशंसकों का जमावड़ा लगा हुआ था, जिनके रहते किसी भी कीमत पर मुरली कार्तिक की पत्नी को पुलिस होटल तो लेकर जा ही नहीं सकती थी। जिस वजह से आपातकालीन परिस्थितियों में मुरली कार्तिक और उनकी पत्नी को तत्काल भारत वापस लौटना पड़ा। और यह वो दिन था जिस दिन के बाद मुरली कार्तिक ने पलटकर इंग्लिश काउंटी की ओर दोबारा देखा तलक नहीं। जाहिर सी बात है, कोई भी जिम्मेदार शख्स उस जगह तो दोबारा लौटकर नहीं ही जाएगा जहां उसकी पत्नी की सुरक्षा और उसके मान पर सवालिया निशान लगा हो। हां, इसी बीच कई दफा अंदर बाहर होते हुए भारतीय टीम के लिए भी कई यादगार प्रदर्शन मुरली ने किए, जिसमें बंबई में ही खेला गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो वनडे मैच भी शुमार था, जहां मुरली ने ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को चलता किया था, जिसके लिए मुरली को उस मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। मगर इसके बाद मुरली के लिए टीम इंडिया के दरवाजे कभी खुले ही नहीं, हमेशा बंद ही रहे। फिर मिलेंगे किसी नए खिलाड़ी की किसी नई दास्तान के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।